देखिए सामने एक फॉर्मूला दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द जूल्स लॉ ऑफ हीट। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पूछा तो कुछ नहीं करना है, इसमें आपको सिर्फ फॉर्मूला पूछना है, H=I²। आपसे बोला जाए हीट जो होती है किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो हीट जो होती है करंट के स्क्वायर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, हीट जो है वो रेजिस्टेंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और हीट जो होती है वो टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बट इसके नीचे जो क्वेश्चन दिया है वो बहुत अच्छा है, उसमें लिखा है हीट जनरेट बाय द ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ द 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 2 आवर फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 40 ओम। कैलकुलेट द हीट निकालनी है। तो एच इज इक्वल टू होता है, जैसे जो आपका डब्ल्यू और हीट ऑलमोस्ट सेम ही है, तो एच इज इक्वल टू PI/TA फॉर्मूला होता है। और हमें पता है कि आई और ये जो टी है ये किसके इक्वल में बन जाएंगे, ये बन जाएंगे क्यू के इक्वल में। तो जब क्यू के इक्वल में आ जाएगा तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा V इंटू क्यू, और आप सब V और Q दोनों की वैल्यू को लगा के आसानी से हीट की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए इसके नीचे आ जाइए क्वेश्चंस में। ये रहा, given n resistors of the each resistance R, how you combine them you get the maximum और minimum effective resistance। तो पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, 2 मिनट। अगर आपसे बोला जाए सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रेसिस्टेंस, मतलब सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस कब होता है, तो सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस तब होता है जब वो कोई भी रेसिस्टेंस सीरीज़ में एडिड होती है। जब कोई भी रेसिस्टेंस सीरीज़ में ऐड किए जाते हैं तो वहाँ पर रेसिस्टेंस की वैल्यू सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, और सबसे कम रेसिस्टेंस जो होता है वो देखने को मिलता है पैरेलल में, जब उन्हें पैरेलल में ऐड किया जाता है। तो सपोज कीजिए मुझे नहीं पता कितने नंबर ऑफ रेसिस्टेंस ऐड हो रहे हैं, मैंने यहाँ बोला कि n नंबर ऑफ रेसिस्टेंस जो हो रहा है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, जो यहाँ पे आपको लिख रहा है n नंबर। तो सीरीज़ में जब मैं सारे रेसिस्टेंस को ऐड करता हूँ तो टोटल इफेक्टिव रेसिस्टेंस मेरा कितना आ गया, टोटल मेरा इफेक्टिव रेसिस्टेंस आ गया ये अब आपको सामने को दिख रहा है, ठीक है, n और r, ये आ गया मैक्सिमम इफेक्टिव रेसिस्टेंस। ठीक है, अब आते हैं इसके मिनिमम इफेक्टिव रेसिस्टेंस के बारे में। मिनिमम इफेक्टिव रेसिस्टेंस आपका ये रहा। मिनिमम इफेक्टिव रेसिस्टेंस के लिए आपको पता है कि सीरीज़ के लिए R1 R2 R3 करते हैं, जबकि पैरेलल के लिए रहते हैं 1/R। तो यहाँ पर भी इफेक्टिव रेसिस्टेंस कितने होंगे उसके लिए आप क्या कर देते हैं, n से आपको कैपिटल R का डिवाइड कर देते हैं। जब आप अब आप पहले वाले मतलब पहले जो आपका स्मॉल r या स्मॉल n और r दे रखा है ये हो गया सीरीज़ वाले के लिए, और नीचे वाला हो गया आपके पैरेलल वाले के लिए। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा n²/1। इस क्वेश्चन में एक्चुअली में था क्या, मैं आपको समझाता हूँ। उसने बोला कि कई सारे रेसिस्टेंस है, आपको नहीं पता कितने रेसिस्टेंस है, उनको पहले मैक्सिमम क्वांटिटी में ऐड किया जाता है और फिर मिनिमम क्वांटिटी में ऐड किया जाता है। तो मैक्सिमम क्वांटिटी में ऐड किया जाता है तो उसका फॉर्मूला बन गया R1 R2 R3 सब सेम है, तो मतलब आपका आगे R ले लेते हैं, n इंटू R, n मतलब नंबर ऑफ रेसिस्टर। अब मिनिमम में बात करेंगे तो मिनिमम में आता है पैरेलल में, तो पैरेलल के लिए क्या आता है R/n। जब दोनों का रेशियो निकाला गया तो मैक्सिमम अपॉन में मिनिमम किया गया। तो इसको सॉल्व करके ये आपके सामने इस तरीके से आंसर आपको रिप्रेजेंट हो रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये इस तरीके से जो क्वेश्चन होते हैं जिनमें वैल्यूज नहीं दी जाती वो क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे होते हैं, और ये इसी तरीके से क्वेश्चन जो होते हैं मोस्टली मेंशन किए जाते हैं आपके बोर्ड के पास। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ A to B इन द नेटवर्क शो इन द फिगर। A से B तक जाते हुए आपका कितना रेसिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर आपको जो डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताता हूँ, कुछ इसी तरीके का डायग्राम बोर्ड के में आपको देने को दिए जाते हैं। ठीक है, कुछ इसी तरीके का आपको डायग्राम यहाँ देखने को मिलेगा, जो आपको यहाँ दिख रहा है इसी तरीके का डायग्राम। इस डायग्राम में एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, वो ये कि आपको ये जो तीनों रेसिस्टेंस आपको दिए गए हैं, ठीक है, ये जैसे एक ये वाला रेसिस्टेंस, एक ये वाला रेसिस्टेंस और एक ये वाला रेसिस्टेंस, जिसको मैं नाम दे दूँ R1 R2 और R3, ये तीनों एक दूसरे से पैरेलल में ऐड है। तो आपको पहले पैरेलल का इस तरीके से आपको यहाँ पे डायग्राम बनाना है। अब डायग्राम बनाने के बाद में आपको पता है पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तीनों में कोई वैल्यू दे नहीं रखती, इसका मतलब क्या, तीनों रेसिस्टेंस हमने ले लिया, R ले लिया, और तीनों को जब R लेते हैं और जब इसे सॉल्व करते हैं तो ये फॉर्मूला आपका बन जाता है 1/R = 3R/2। और जब रेसिप्रोकल करते हैं तो रेसिप्रोकल करने के बाद में आ जाता है R = R/। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग चलते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पर इसी तरीके से 5 रेसिस्टेंस दे देता, तो क्या करते हैं,
तो आपका बिल्कुल सेम फॉर्मूला रहता है जो यहाँ पर आपको दे रखा है, सेम दैट फॉर्मूला यूज़ करना है। बस यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पर आ जाता आपका R1 इज इक्वल्स टू 2 मिनट, यहाँ पर फॉर्मूला आपका यूज़ जो हुआ था ये वाला जो फॉर्मूला आपने यूज़ किया था, यहाँ पे 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5, ये 5 मेंशन करते सॉल्व करते और आंसर आ जाएगा। मगर मैं फिर कह रहा हूँ 90% लोग जो हैं वो उनका जो माइंड जो खराब होता है वो कहाँ पर आके खराब होता है, वो होता है ये डायग्राम, इस तरीके के डायग्राम। ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन सा सीरीज में है कौन सा पैनल में। तो मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, बहुत इजी शॉर्ट ट्रिक है, आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, देखो चलो इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक यही है कि यहाँ से हमने वायर से चलना स्टार्ट किया, जहाँ पर वायर डिवाइड होने लग जाए, यहाँ वायर डिवाइड हो गया मतलब पैनल, यहाँ पे भी वायर डिवाइड हो गया मतलब यहाँ पे भी पैनल, और यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे भी जो सिंगल वायर था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया मतलब कि पैनल। जब वायर डिवाइड होता है तो पैरेलल बनता है, और फिर आप इन दो सभी को आप इस तरीके से एक सिंपल सर्किट में इनको बना लीजिए। तो यहाँ पे सामने आपको रिप्रेजेंट हो रहा है, सिंपल सर्किट बनाइए और सॉल्व कर दीजिए। ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला। अगर आप इन्हीं में जो पहले वाला डायग्राम को दे रखा है, अगर आप इस तरीके से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे तो आप डेफिनेटली है कि आप गलत करोगे। तो सबसे पहले इसे सिंप्लीफाइड कीजिए और सिंप्लीफाइड करके आसानी से सॉल्व कर दीजिए। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने बोला है डिफाइन द इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर में बताऊं तो इलेक्ट्रिक पावर बहुत सिंपल होता है। इलेक्ट्रिक पावर होता है P, ठीक है, और P इज इक्वल टू होता है आपका W अपॉन में, ये आपको पता ही होगा सभी लोगों को। ठीक है, हम इसका सिर्फ बेसिक यहाँ देखते हैं कि एक्चुअल में कहाँ पर यहाँ पर ये यूज़ होना है। तो इलेक्ट्रिक पावर में क्या लिखा है, इट इज द रेट विच आर द इलेक्ट्रिक एनर्जी डिसिपेट कंज्यूम द इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पावर। और इसे नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाए तो द रेट ऑफ द वर्क डन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पावर। अगला इसने दिया है एन इलेक्ट्रिक डिवाइस ऑफ द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड अक्रॉस द सोर्स ऑफ द वोल्टेज V, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक करंट I, ड्राइव द एक्सपेंशन ऑफ द पावर इन द टर्म्स ऑफ द करंट एंड द रेजिस्टेंस। यहाँ पर ध्यान रखना कि क्या बोला है कि आपको ऐसा एक्सपेंशन बताने हैं, इस तरीके की आपको यहाँ पर डेरिवेशन यूज करनी है जिसमें आपका करंट और रेजिस्टेंस जुड़ा हो। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये आपको पता ही है कि V इज इक्वल टू होता है W अपॉन में Q, ये आपको सबको फॉर्मूला पता है। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा V इंटू Q। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने T का डिवाइड कर दिया दोनों पर। ठीक है, W अपॉन T जो होता है वो P के इक्वल में आ जाएगा, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और Q अपॉन T जो होता है वो किसके इक्वल में आ गया, वो हो गया I के इक्वल में। ये जो फॉर्मूला बनता है ये आपका आता है पावर का फर्स्ट फॉर्मूला, जिसे कहते हैं P इज इक्वल टू V इंटू आई। अब यहाँ पर हमने नीचे क्या किया, यहाँ पे नीचे वाले जो आपको फॉर्मूला यहाँ एक और देखने को मिल रहा है ये वाला, उसमें क्या किया, V इज इक्वल टू आपको पता है वो होता है I इंटू आर। यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है P इज इक्वल टू आई आर इंटू आई। 2 बार आई होगा तो इसका मतलब हो गया आई स्क्वायर हो गया। तो P इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर इंटू आर, ये बन गया सेकेंड फॉर्मूला पावर का। ठीक है, अब इसने बोला है 2 electric bulb rated 100 watt and the 220 volt, 60 watt and 220 volt are connected in the parallel. Electric means 220 volt. Find the current draw the electric bulb. तो सबसे पहले तो भाई करंट निकाल दो दोनों का। ये रहा करंट फर्स्ट वाले का, और नेक्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे तो ये आता है, ये आ जाएगा आपका पावर। टोटल मेंशन निकाल लिया करंट, या आपका आ गया फर्स्ट वाले बल्ब के लिए, या आपका आ गया सेकेंड वाले बल्ब के लिए। दोनों का आपने ऐड कर लिया, और ऐड करके सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो बेसिक्स है। ठीक है, बेसिक क्या है, बेसिक बहुत सिंपल है कि आपने क्या किया, सबसे पहले I1 निकाला पहले वाले बल्ब के लिए, फिर निकाला I2 दूसरे वाले बल्ब के लिए, दोनों को ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद में टोटल करंट आपके पास आ जाता है। अब टोटल करंट आने के बाद में यहाँ पर आपको फॉर्मूला फिनिश हो जाएगा। अगला दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखिए क्वेश्चन। Consider the conductor of resistance capital R, length L, thickness is small d, and the resistivity rho. Now this conductor is cut into the 4 equal parts. What will be the new resistivity? Just इससे पहले थोड़े वाले क्वेश्चन में डिस्कस हुआ है कि resistivity will be dependent on the nature of material and temperature. It does not depend on the thickness, मतलब area and length. तो ये फर्स्ट वाला आंसर मिल गया। सेकंड वाला है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द ऑल 3 पार्ट्स ऑफ द कनेक्टेड इन सीरीज। तो भाई एक बात बताओ, इनको 4 पार्ट में कट कर दिया, तो 4 पार्ट में कट कर दिया तो ऑब्वियसली सी बात है सेम जो पहले वाले की तरह ही है, हमने 4 पार्ट में कट किया कुछ इस तरीके से, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा।
फिर इन्होंने बोला है पहले पैरेलल में ऐड करते हैं। तो पैरेलल में ऐड कर देंगे वही फॉर्मूला मैंने भी जस्ट बताया था, 1/r = 1/r1 + 1/r2। चलिए देखते हैं नीचे किस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है क्वेश्चन। ये रहा, ठीक है, ये बन गया पैरेलल वाले के लिए। सबका फॉर्मूला पुट कर देंगे, सबके अंदर सबकी वैल्यू पुट रख देंगे, मतलब कि r1 की जगह पे जाओ, r1 की जगह पे आपने पुट कर दिया तो r1 की जगह पे पुट करेंगे जो आपने निकाली हुई थी। देखिए r1 की जगह पे आपने पुट करा r/4, r2 की जगह पे 4 किया, r2 की जगह पे भी रखा, r3 की जगह पे, मतलब कि ये जो चारों वैल्यूज आपको दे रखी है यहाँ पर इन सबकी वैल्यू को पुट कर दिया। पुट करने के बाद में जब इनको हमने सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद में आ गया आपका टोटल रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आता है r/16। जबकि सीरीज़ में ऐड करते हैं तो सीरीज़ में ऐड करने के बाद में क्या होगा, इन चारों को ऐड किया जाएगा, इनको सॉल्व किया जाएगा। सॉल्व करने के बाद में इसका जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो आपके सीरीज़ की ही नेट रेजिस्टेंस की क्या होता है, इक्वल में होता है। ठीक है, देखिए जो आपका ये जो नेट रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो आपका इस सीरीज़ के ही नेट रेजिस्टेंस के इक्वल में आता है, मतलब आर ये वैल्यू और इस आर के इक्वल में। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट और निकल के आता है कि अगर आपसे पैरेलल में पूछता है तो पैरेलल में आप क्या करेंगे, जितनी टाइम्स में वो बढ़ा रहा है उतने का ही मल्टीप्लाई कर दो, उसका मतलब 5 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो 5 पार्ट्स में डिवाइड करता है, 5 का स्क्वायर 25, मतलब r/25। अगर सीरीज में बोलोगे तो क्या हो जाएगा, 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5। सॉल्व करोगे तो टोटल कोई नेट रेजिस्टेंस निकल के आएगा, तो पहले वाले का होगा। तो सीरीज में क्या होगा, सेम वैल्यू रहेगी, चेंज नहीं होगा, जबकि पैरेलल में क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर से बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए ये एक सामने एक क्वेश्चन और है कि यहाँ पे लिखा हुआ इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड टू 100 वोल्ट विद 100 वॉट, व्हाट इज द रेजिस्टेंस। तो सिंपल सी बात है, पी आपको दे रखा है, पी 100 वॉट है, बी आपको 200 वोल्ट दे रखा है, आर की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो आर = होता है V²/E। नेक्स्ट बोला है कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम इन द 3 सच बल्ब इफ द ग्लो कंटिन्यूज 10 आवर फॉर कंप्लीट मंथ ऑफ द नवंबर। एक महीने में कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए बहुत बेसिक है, आपका फॉर्मूला लगाएंगे E = P × T। पावर कितनी है, पावर आपको पता है 100 वॉट है, कितने घंटे चलता है, 3 घंटे, 3 बल्ब है, और कितने घंटे चल रहे हैं, 10 घंटे चल रहे हैं, कितने दिन का निकालना है, 30 डेज का निकालना है, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर। लास्ट एंड बोला कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द रेट। अगर उसकी कॉस्ट की बात करता है तो जो भी आप यूनिट निकल के आएंगे आप उस पर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी आपके रीजन्स के हिसाब से, तो आपका घर का बिल आसानी से आ सकता है। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, 1 नंबर या 2 नंबर या 2 नंबर में चांस रह सकते हैं, या इस तरीके से पूछ लो। अगर 3 पॉइंट दिए है तो 3 नंबर में रहेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। मगर ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा हार्ड, इतना ज़्यादा ईजी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बेसिक से पे। एक और क्वेश्चन देखिए सामने, a piece of the wire of resistance 20 ohm drawn with the length is increased to twice original length. Calculate the resistance of wire in kilos. अभी मैंने बोला था कि अगर लेंथ डबल करते हैं तो एरिया क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो सेम दैट यहाँ तक तो बिल्कुल सेम ही है, हमने अभी जब सॉल्व किया था यहाँ तक पूरा सब कुछ सेम। बस क्या बोला है इसने, R1 ओरिजिनल रेजिस्टेंस की वैल्यू रखिए 20, तो बस कुछ नहीं करना है, 4 × 20 कर देंगे तो 80 करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक और क्वेश्चन है। इसके नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है 3 नंबर वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखिए जरा, उसको मैं आपको समझाता हूँ। रेजिस्टेंस ऑफ मेटल ऑफ वायर लेंथ 1 मीटर इन 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि भैया टेम्परेचर क्यों दे दिया, टेम्परेचर क्यों दे रखा है, तो टेम्परेचर की बात यहाँ पे और करेंगे। इफ द डायमीटर ऑफ वायर इज 0.3 mm, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल। रेजिस्टिविटी ρ होता है R/L, A होंगे πr² रखेंगे, तो r² की जगह पे क्या आ जाएगा, d²/2 आएगा, मतलब d/2 आता है, तो d/2 को जब सॉल्व कर देंगे d²/4 आ जाएगा। सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, r की वैल्यू पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, डायमीटर की वैल्यू पुट कर देंगे और लेंथ की वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे, आपके पास आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है।